बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए बीए सेकेंड ईयर का इतिहास हिस्ट्री का चैप्टर 1 का क्वेश्चन 1। भारत में ब्रिटिश शक्ति और सत्ता के विचार, कार्यक्रम तथा विस्तार पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की स्थापना की विवेचना कीजिए। आज हम जानेंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता की स्थापना कैसे हुई। चलो बच्चों, हमको आशा है कि आपको हमारा पढ़ाना समझ आएगा और उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझा पाएँ। प्लीज़ बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो बच्चों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आगे। भारत में ब्रिटिश शक्ति और सत्ता के विचार, कार्यक्रम तथा विस्तार पर प्रकाश डालिए। मतलब कि भारत में ब्रिटिश शक्ति और सत्ता के विचार क्या हैं, कार्यक्रम को विस्तार पूर्वक बताना है। चाहे अथवा में दिया हो, चाहे ये दोनों क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन है बच्चों, आपको क्वेश्चन का आंसर यही लिखना है। भारत का प्राचीन और मध्यकाल में यूरोप से व्यापार संबंध रहा है, परंतु भारत में व्यापार के लिए विदेशियों का आगमन मध्यकाल में हो चुका था। कब हो चुका था बच्चों? मध्यकाल में हो चुका था। मध्यकालीन कुछ मुगल साम्राज्य को आधुनिकता और यूरोपीय शासकों के द्वारा समुद्रिक यात्रियों को प्रोत्साहन की नीति के कारण भारत में पुर्तगालियों, डचों, डेनों, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के व्यापार एक स्थान बन चुके थे। उन्हें व्यापार की अनुमतियां मुगलों की ओर से तथा यूरोपीय सरकारों की ओर से अधिक पत्र मिल चुके थे। इनमें ब्रिटिश व्यापारी सबसे बाद में आए और भारत में इन्हीं की सत्ता और शक्ति की स्थापना की विस्तार हुआ। प्रारंभिक शक्ति की स्थापना ब्रिटिश राजाओं में महारानियों की ओर से समय समय पर अधिकार पत्रों को देने से ब्रिटिश कंपनियों और अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानीय और नाविक सैनिक रखने के साथ साथ भारत में व्यापारिक स्थान बनाने के अधिकार मिले तथा इन्होंने सन 1599 से सन 1757 तक भारतीय नवाबों तथा मुगल सत्ता की कृपा पाकर और कभी कूटनीति से उनकी शक्ति को निर्बल बनाकर तथा झूठ और अनैतिक उपायों से अपनी शक्ति तथा धन का विकास किया। इस काल में ब्रिटिश कंपनियों में परस्पर संघर्ष भी हुए, अन्य यूरोपियन शक्तियों से भी युद्ध हुए। अतः इस काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में उद्देश्य क्या था बच्चों? अब ध्यान से देखना यहाँ पे। इस काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में उद्देश्य क्या था? मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के किस उद्देश्य से आई थी? कंपनी के व्यापार की रक्षा, सैनिक और आर्थिक शक्ति की वृद्धि और तीसरा है व्यापार की वृद्धि करना रहा। यह शक्ति ब्रिटिश सरकार की नहीं, कंपनी की शक्ति थी। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को भारत में अपनी रक्षा के लिए युद्ध करने और धन लूटने की छूट दे रखी थी। सन 1740 से सन 1757 तक अन्य यूरोपीय शक्तियां अत्यंत निर्बल और पराजित होकर जा चुकी थीं तथा फ्रांसीसी शक्ति भी अंत में पराजित हो गई। इस प्रभुत्व और शक्ति स्थापना के लिए दक्षिण में कर्नाटक के 3 युद्ध हुए और बंगाल में प्लासी युद्ध हुआ। अब उन्हें
अब इन्हें किसी अन्य यूरोपीय जाति या शक्ति से भय नहीं था। दूसरा पॉइंट है बच्चों, शक्ति विकास का प्रथम चरण क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक प्रयासों में सफलता मिलने के बाद ब्रिटिश कंपनी के सेवकों को भारतीय राजाओं, नवाबों और मुगल सम्राट की राजनीतिक, प्रशासनिक, नैतिक, सैनिक तथा आर्थिक निर्बलताओं का पता चल चुका था। अतः इनके मस्तिष्क में व्यापार वृद्धि के साथ साथ ब्रिटिश शक्ति और सत्ता की स्थापना का विचार उत्पन्न हुआ। मतलब कि बच्चों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह भारत में व्यापार करने तो आई थी, उसके साथ साथ भारत पर अपनी शक्ति और सत्ता की स्थापना करना चाहती थी, भारत पर कब्जा करना चाहती थी। विचार उत्पन्न हुआ। अतः सन 1757 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी राज्य की स्थापना के लिए और शक्ति विस्तार के लिए निम्न प्रयास किए। मतलब कि शक्ति विस्तार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्न प्रयास किए। पहला है षड्यंत्र और युद्धों द्वारा कंपनी राज्य की स्थापना। सन 1740 में ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय नवाबों की समस्याओं में हस्तक्षेप करके फ्रांसीसी शक्ति का दमन किया और साथ ही नवाबों को भी पराजित किया। दक्षिण के युद्ध इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित थे, परंतु बंगाल के चोर अनैतिक षड्यंत्र रखकर और वटसन के जाली हस्ताक्षर करके तथा नवाब सिराजुद्दौला के अमीरों, सेनापति तथा साथियों को भारी रिश्वत और नवाब बनने का लालच देकर प्लासी युद्ध में 23 जून 1757 को विजय पाई। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कंपनी ने मीर जाफर को नया नवाब बनाया। 1 करोड़ रुपए और 24 परगने की भूमि तथा कंपनी के अफसरों ने व्यक्तिगत रूप से भारी वसूल किया। मुगल साम्राज्य इस परिवर्तन को देखकर भी कुछ नहीं कर सका। इससे उसकी निर्बलता, नवाबों पर उसके नियंत्रण का अभाव और भारतीय नवाबी नौकरशाही की रिश्वतखोरी प्रकट हो गई और भविष्य में नवाबों को बदलने का क्रम चला। सन 1760 में स्वयं मुगल सम्राट आलमगीर और शाह आलम पराजित हुए तथा बक्सर के युद्ध 1764-1765 के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद संधि में कड़ा और इलाहाबाद भी अंग्रेजों को मिले तथा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूली के अधिकार भी मिले। इस प्रकार यहाँ कंपनी ने अपनी द्वंद्व शासन को स्थापित किया। अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास में कंपनी के गवर्नरों का शासन स्थापित हो गया। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि मुगल साम्राज्य नवाब या भारतीय राजाओं और शक्तियों से ब्रिटिश शांति अधिक शक्तिशाली थी। इसी कारण लॉर्ड कार्नवालिस, हेस्टिंग्स आदि ने भारतीय राज्यों रुहेलखंड, बनारस, अवध पर शक्तिशाली दबाव डाला तथा अपार धन लूटा। इसी काल में ब्रिटिश कंपनी ने मराठों और मैसूर की शक्तियों को उनकी फूट का लाभ उठाकर पराजित किया। इस प्रकार इनके भी अनेक प्रदेशों और धन पर इनका अधिकार हो गया तथा ब्रिटिश कंपनी को चुनौती देने वाली कोई शक्ति नहीं रही। इस प्रकार सभी मुगल तथा भारतीय शक्तियाँ ब्रिटिश शक्ति और प्रभुत्व को स्वीकार करती चली गई। पॉइंट 2 है बच्चों, सहायक प्रथा और ब्रिटिश प्रभुत्व शक्ति। सन 1798 में गवर्नर वेलेस्ली ने अपनी सहायक प्रथा के नाम पर भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश प्रभुत्व को थोपा, जिसमें नरेशों को
अनिवार्यता ब्रिटिश फौजी सहायता लेने तथा उनका व्यय लेने के लिए विवश किया गया। इसके द्वारा ब्रिटिश फौजें अपने राज्यों में पड़ाती थी। इस प्रकार कंपनी की शक्ति का हस्तक्षेप भारतीय राज्यों में बढ़ता गया। यद्यपि सर जॉर्ज वालों और मेंटरो ने 1805 से 1813 तक हस्तक्षेप नीति का प्रदर्शन किया, परंतु वे वेलेस्ली की नीति पर ही चलते रहे। घेरा डालने की नीति और ब्रिटिश शक्ति ली वार्नर ने 1757 से 1813 तक की नीति को घेरा डालो की नीति का नाम दिया। इसने तर्क दिए कि कंपनी शासन स्थापित नहीं करना चाहती थी, उसे इस समय धन की अधिक आवश्यकता थी। भारतीय राज्यों को अपनी शक्ति से घेरने की योजना थी। ब्रिटिश शक्ति और प्रशासन को सुदृढ़ करना था। रेजिमियर ने स्पष्ट लिखा कि बक्सर ने बंगाल पर कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से लागू किया। बर्ग ने लिखा कि क्लाइव ने ब्रिटिश राज्य की नींव डाली तथा भागी ब्रिटिश शासकों का मार्गदर्शन किया। अल्फ्रेड लायन ने लिखा कि वेलेस्ली का एकमात्र उद्देश्य संपूर्ण भारत में ब्रिटिश प्रदेशों की स्थायी सुरक्षा के लिए शांति स्थापित करना था। इसके लिए प्रत्येक भारतीय राज्य पर ब्रिटिश प्रभुत्व को उसने कठोरतापूर्ण लागू किया। यही सभी तथ्य ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के विचार को प्रकट करते हैं। सन 1813 के बाद ब्रिटिश प्रभुत्व सन 1813 से 1857 के मध्य ब्रिटिश कंपनी के गवर्नरों ने नेपाल, मराठा राज्यों, बर्मा, भरतपुर, अफगानिस्तान, ग्वालियर, कुर्ग, सिंध तथा सिखों के साथ युद्ध किए। अब पॉइंट 1 है युद्ध। इसमें नेपाल पराजित हुआ और कंपनी ने कुमायूं, शिमला आदि पर अधिकार करके ब्रिटिश शक्ति का प्रदर्शन और विस्तार किया। मराठों में पेशवा पद को ही समाप्त कर दिया था। होलकर और सिंधिया की फूट का लाभ उठाकर होलकर और भोंसले को 1817-1818 में पराजित किया तथा नर्मदा तट के प्रदेशों को छीन लिया एवं मराठों से सहायक संधि स्वीकार कराई। मार्शमैन ने इसके संबंध में लिखा है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के आक्रमण और युद्धों ने भारतीय राज्यों की फौजों को ही नहीं अपितु भारतीयों के मनों को भी हस्तोत्सित किया है तथा यहाँ ने नरेशों को और निवासियों को एक विदेशी शक्ति के साथ में निर्विवाद रूप में सौंप दिया। वर्मा भी पराजित हुआ तथा उसे अपनी तनाश्रीम अराकान प्रदेश और 18 लाख पाउंड कंपनी की सौंपना पड़ा। भरतपुर को पराजित कर उसे खूब लूटा तथा आत्मवश्यक राजकुमार को राजा बनाया। अफगानिस्तान पर आक्रमण भी राज्य विस्तार की योजना का एक भाग था, परंतु इसमें अंग्रेजों को सफलता नहीं मिली। सन 1843 में गवर्नर एलन वालोरो ने अत्यंत अनैतिक रूप से संधि को ब्रिटिश राज्य में शामिल किया, जिसके कारण सर चार्ल्स ने इसे एक प्रकार की डकैती कहा। सन 1846 में ग्वालियर के जनकों जी को पराजित होकर अंग्रेजों सैनिकों की रेजिडेंट रखने को
विवश होना पड़ा। सन 1846 में 1849 में सिख पराजित हुए तथा उनका संपूर्ण राज्य ही ब्रिटिश कंपनी ने अपने राज्य में मिला लिया, जिसे बेल नामक अंग्रेज ने सशस्त्र विश्वासघात बताया है। इस प्रकार 1813-1857 के मध्य ब्रिटिश कंपनी ने अपने प्रभुत्व और सैनिक शक्ति में वृद्धि करके अपनी शक्ति को उन पर थोपा। दूसरा पॉइंट है हड़प सिद्धांत। मराठों, मैसूर में और सिखों की पराजयों के बाद भारत में ब्रिटिश शक्ति को कोई चुनौती देने वाला नहीं रहा था। उसकी शक्ति और प्रभुत्व का विस्तार भी चारों दिशाओं में हुआ। विशाल भू क्षेत्र, अनेक राजा और उनके राज्यों या तो अधीन हो गए या ब्रिटिश राज्य के अंग बन गए। अब सन 1857 में कंपनी के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश शक्ति के विस्तार की नवीन योजना और विचार को क्रियान्वित किया। इस योजना और विचार को ही हड़प सिद्धांत कहा जाता है। डलहौजी ने एक पुराने 1834 की डायरेक्टरों की एक घोषणा मात्र को ही कानून के रूप में उपयोग किया। उसने भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र देने की अनुमति को आवश्यक बताया तथा स्वीकृति या अस्वीकृति का अधिकार अपने पास रखा। इसी विचार ने डलहौजी को अनेक राजाओं को ब्रिटिश राज्य में मिलाने का अवसर दिया। इससे योजना पूर्व सतारा, जैतपुरा, संबलपुर, बाघाट, झांसी, नागपुर, बराय और तंजौर को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति न देकर उनके राज्यों को हड़प लिया। पॉइंट 3 है अधीन अलगाव की नीति। यद्यपि 1813-1857 तक ब्रिटिश कंपनी ने युद्ध सहायक प्रथा और हड़प नीति से राज्य विस्तार किया, फिर भी कुछ अंग्रेजों ने इसे अधीन अलगाव की नीति का नाम दिया। इस नीति का अर्थ है बच्चों विचार तथा कि भारत राज्य और राजाओं को स्वतंत्र न रहने दिया जाए तथा उन्हें ब्रिटिश प्रभुत्व और शक्ति को श्रेष्ठ मानने के लिए विवश किया जाए। इस नीति का यह उद्देश्य भी था कि भारतीय राज्य इतना विवश और शक्तिशाली न रहे जिससे वह ब्रिटिश राज्य से युद्ध कर सके या उसे चुनौती दे सके। आशा है बच्चों आपको हमारा पढ़ाने का अंदाज ठीक लगा होगा और बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर देखिए। आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।